नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा सहित 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज। चुनाव आयोग आज करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। 543 सीटों पर 7 फेज में हो सकती है वोटिंग। सीएम धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में ग्राम्य विकास और पलायन निवारण आयोग की 7वीं बैठक हुई आयोजित। मुख्यमंत्री ने पलायन रोकने के लिए बताई प्रभावी चिंतन की जरूरत। त्योहारों के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग सतर्क, कार्रवाई जारी। हल्द्वानी में भारी मात्रा में पकड़ा नकली मावा और पनीर। मुरादाबाद से रख पाया गया था फंसा। चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़े जारी करने के बाद सुर्खियों में आई सिलक्यारा सुरंग का निर्माण करने वाली नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। कांग्रेस भाजपा में आरोप प्रत्यारोप शुरू। और नैनीताल के भीमताल में निजी कॉलेज के छात्र ने की आत्महत्या। पीजी के रूम में पंखे से लटका मिला शव। बीएससी अंतिम वर्ष के दे रहा था पेपर। पुलिस जुटी मामले की जांच में। और अब खबरें विस्तार से। 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए आपको बता दें कि आज तारीखों की घोषणा की जाएगी। दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 3 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके साथ ही लोकसभा के 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा चुनाव की तारीखें भी आज ही तय होंगी। लोकसभा की 543 सीटों पर 7 फेज में वोटिंग हो सकती है। बता दें कि 15 से 18 अप्रैल के बीच पहले फेज के लिए, जबकि आखिरी फेज में 19 मई को वोटिंग हो सकती है, तो वहीं 23 मई को रिजल्ट आने की संभावना है। चुनाव आयोग ने लोकसभा और 4 विधानसभा चुनावों के लिए 3.4 लाख केंद्रीय बलों की मांग की है। आयोग 97 करोड़ मतदाताओं के लिए देश भर में करीब 12.5 लाख मतदान केंद्र बना सकता है। तारीखों की घोषणा के साथ ही देश में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। चुनाव आयोग आज करेगा चुनाव की तारीखों का ऐलान। लोकसभा के साथ 4 राज्यों में विधानसभा चुनावों का ऐलान किया जाएगा। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। चुनाव के ऐलान के साथ ही राज्यों में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि ओडिशा में 147, सिक्किम में 32, अरुणाचल प्रदेश में 60, तो वहीं आंध्र प्रदेश की 175 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। ओडिशा में बीजू जनता दल बीजेडी की सरकार है, जहां पे नवीन पटनायक यहां साल 2000 से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। वहीं आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री है, जहां तेलुगु देशम पार्टी, जनसेना और भाजपा गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू के नेतृत्व में भाजपा की सरकार है। 2019 में पार्टी ने 60 में से 42 सीटें जीती थी। इसके अलावा सिक्किम में प्रेम सिंह तमांग के नेतृत्व में क्रांतिकारी मोर्चे की सरकार है, जहां भाजपा गठबंधन की सरकार में शामिल है। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान शनिवार 16 मार्च को होगा। इससे पहले पीएम मोदी ने शुक्रवार 15 मार्च को देश के लोगों के नाम एक लेटर लिखा। पीएम मोदी ने इसमें लिखा कि आपका और हमारा साथ 1 दशक पूरा करने की दहलीज पर है। 140 करोड़ भारतीयों का विश्वास और समर्थन मुझे प्रेरित करता है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पलायन रोकने के लिए प्रभावी चिंतन की जरूरत बताई है। पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन की वजह से गहराई से अध्ययन किए जाने, युवाओं में स्वरोजगार के प्रति जागरूकता के लिए ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यशालाओं के आयोजन और जनपद स्तर तक जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा के निर्देश दिए, जिसमें जिला स्तरीय अधिकारियों का सहयोग लिए जाने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही। उन्होंने कहा कि आयोग के सुझावों पर शासन स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन की व्यवस्था सुनिश्चित हो। चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े आंकड़े जारी कर दिए हैं और इस लिस्ट में नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का नाम भी शामिल है। आपको बता दें कि ये वही कंपनी है जो उत्तरकाशी के सिलक्यारा में सुरंग का निर्माण कर रही है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड डिटेल के मुताबिक कंपनी ने साल 2019 में 45 करोड़ के चुनावी बॉन्ड और साल 2022 में 10 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे थे। और अब नवयुग कंपनी का नाम सामने आने के बाद कांग्रेस भाजपा के आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। उत्तराखंड उस दंश को भूल नहीं सकता जो सिरक्यारा टनल हादसा हुआ और जिसके अंदर 1 महीने से भी ज्यादा समय तक 47 मजदूर फंसे रहे और सारी कवायद के बावजूद भी सरकार निकाल नहीं पाई। रैट माइनर्स ने आकर जिस तरह से काम किया और मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला तो राहत की सांस उत्तराखंड ने ली, नहीं तो बदनामी का एक बहुत बड़ा सबब सिलक्यारा टनल बनता। लेकिन जिस नवयुग कंपनी को उसका कॉन्ट्रैक्ट था और जिसकी कोताही और लापरवाही से ये टनल हादसा हुआ, उस पर आज तक भी कोई कार्रवाई ना होना ये बताता है कि सरकार के साथ उसकी एक अंदर खाने साठगांठ। बाकायदा जांच बैठी, जांच बैठने के बाद जो भी उसकी फाइंडिंग्स होंगी अभी भी चल रहा है, तो कोई भी दोषी यदि होंगे तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। आप एकदम से जब तक पूरा विषय वाइंड अप नहीं हो जाता तब तक आप आरोप नहीं लगा सकते हैं। अभी विषय गतिमान है और निश्चित तौर पर उसकी जो फाइंडिंग्स आएंगी, सरकार बड़ी संवेदनशील है। आपको तो ये सरकार की पीठ थपथपानी चाहिए थी कि इतने दिन तक लोग वहां अंदर रहे, उनका मनोबल बना के रख उनको सबको जीवित बाहर निकाला गया। छोटा काम थोड़ा ना सरकार ने किया है। खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु बरमोला सीधा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, इलेक्शन कमीशन ने आंकड़े जारी किए हैं जहां पर सिलक्यारा टनल का निर्माण करने वाली कंपनी नवयुग इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड का नाम भी सामने आया है और इसके नाम आने के साथ ही कांग्रेस का कहना है कि इसीलिए उस कंपनी पर कार्रवाई नहीं की गई, तो वहीं बीजेपी का इस मामले में कहना है कि जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, जांच जारी है। तो ऐसे में क्या है पूरा मामला और क्या ज्यादा जानकारी है? निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन द्वारा जो इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए गए थे उसमें जो सिलक्यारा में निर्माणाधीन सुरंग है उस टनल को निर्माण करने वाली नवयुग कंपनी जो है उसका नाम भी सामने आया है और तकरीबन उसने 55 करोड़ रुपए के जो इलेक्टोरल बॉन्ड थे वो खरीदे थे। तो साफ तौर पर जो कांग्रेस है उसका साफ तौर पर कहना है कि क्योंकि उसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और किस पार्टी को ये गया, इससे साफ पता चलता है कि क्योंकि कंपनी पर कार्रवाई नहीं की गई और कंपनी को क्लीन चिट दी गई। लेकिन जो भाजपा है उसका भी ये कहना है कि जो कंपनी है उसके खिलाफ जांच हुई है, अगर दोषी होंगे तो उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। लेकिन जब तक इस पूरे विषय पर कुल मिलाकर वाइंड अप नहीं हो जाता, जब तक डिटेल सामने नहीं आ जाती है, जब तक तथ्यों पर काम किया जा रहा है, तब तक उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि जब टनल में लोग फंसे हुए थे तो सरकार ने उन्हें जीवित की पीठ थपथपानी चाहिए थी, क्योंकि 17 दिन तक ये जो ऑपरेशन था ये युद्ध स्तर पर चला था। और साथ ही साथ क्योंकि चुनाव के दौरान भाजपा को नुकसान पहुंचाने की ये बात कही जा रही थी, लेकिन कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर हमलावर है और लगातार इस मामले को उठा रही है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड के नवयुग कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे और कांग्रेस ने इस पर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर दिया है, ये स्थिति में डालता है कि कंपनी के खिलाफ नहीं की गई, कंपनी को बात की। जी बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु तमाम जानकारी देने के लिए। तो आप सभी को बता दें कि चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े आंकड़े जारी किए हैं जहां पर सिलक्यारा टनल का निर्माण करने वाली कंपनी का नाम भी सामने आया है और उस कंपनी का नाम सामने आने के बाद कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया।
मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दून विहार पेयजल योजना, जाखन और विजय कॉलोनी वार्ड की सड़कें और विभिन्न स्थानों पर पार्क निर्माण, लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने सरकारी आवास में किया। वहीं इस मौके पर एमडीडीए पेयजल निगम के अधिकारी मौजूद रहे। गणेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये संकल्प है कि बीजेपी जिस प्रोजेक्ट का लोकार्पण करती है उसका शिलान्यास भी अपने कार्यकाल में ही करती है। इतने कम समय में लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम बीजेपी के अलावा कोई भी राजनीतिक दल नहीं करता। आगे कैबिनेट मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ आगे बढ़ती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस नारे को लेकर काम करती है। जनता की सरकार जनता के द्वार इस नारे को लेकर काम कर रही है। आज पिछले एक हफ्ते से लगातार हम शिलान्यास लोकार्पण कर रहे हैं। धामी सरकार का संकल्प है कि जिस काम का शिलान्यास हम करेंगे उसका लोकार्पण भी हम करेंगे। पहले कांग्रेस के जमाने में पत्थर लग जाते थे, शिलान्यास हो जाता था और उसके बाद पत्थर गायब हो जाते थे। अभी मैंने एक सड़क का भूमि पूजन किया, 2004 में उसका शिलान्यास हो गया था। दिल्ली से लौटने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम और प्रत्याशी लोकसभा हरिद्वार त्रिवेंद्र सिंह रावत का जोरदार स्वागत किया। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली से लौटे तो वहीं हरिद्वार से लेकर देहरादून तक काफी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह त्रिवेंद्र सिंह रावत का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। कॉर्बेट नगरी रामनगर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने मानदेय बढ़ाने, सेवानिवृत्त होने और 5 लाख धनराशि, गोल्डन कार्ड सहित अन्य मांगों को लेकर धरना दिया। उन्होंने कहा कि हम अपनी मांगों को लेकर बीते 24 दिन से धरना दे रहे हैं। कहा प्रदेश सरकार हमारी मांगों पर निर्णय लेगी तभी धरना स्थगित किया जाएगा। मतलब काम का दाम वाली मांगे हैं। हमारी तनख्वाह जो है सरकार ने इतनी कम कर रखी है, उसके अकॉर्डिंग हम जो मांग है सबसे पहले वो 18,000 हमारी तनख्वाह होनी चाहिए। ये वाली सबसे पहले मांग है तनख्वाह के लिए। है हमारी कि जब हम रिटायर होते हैं तो एक सम्मानजनक राशि हमें दी जाए। उसका हमने एक एवरेज बना रखा है कि 5 लाख या 10 लाख के अंतर्गत हमको वो दिया जाए और एक गोल्डन कार्ड दिया जाए। और एक मांग थी हमारी कि मिनी का उच्चीकरण हो, वो तो हो चुका है। इसके लिए हम सरकार के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। हमें 18 तक तो उम्मीद है सरकार पे कि 18 तारीख तक कुछ न कुछ हमारे लिए होगा। तो यदि सरकार हमारे लिए कुछ कर बहुत अच्छा है तो हम उनका धन्यवाद रैली निकालकर अपना धरने का समापन करेंगे। और यदि कुछ भी नहीं करती फिर हम आक्रोश रैली के साथ अपना धरना आचार संहिता में स्थगित करते हैं। फिर उसके बाद अपनी मांगों को लेकर फिर धरने पर वापस आएंगे। सामान्य निर्वाचन की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। निर्वाचन विभाग द्वारा सभी कार्मिकों की ड्यूटी लगाकर चुनाव के लिए सफल संचालन के लिए कार्मिकों को ईवीएम और वीवीपैट का प्रशिक्षण भी दिया जाने लगा है। बता दें कि जिले की 6 विधानसभाओं में होने वाले निर्वाचन को लेकर कंट्रोल रूम और निर्वाचन संबंधित कार्यालय एमबीपीजी डिग्री कॉलेज में बनाए गए हैं और यहां कार्मिकों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ईवीएम के मास्टर ट्रेनर आरपी पांडे का कहना है कि कार्मिकों को ईवीएम संचालन की पूरी जानकारी देते हुए उनकी शंकाओं को भी दूर करने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही चुनाव पारदर्शिता पूरी हो जाए, इसके लिए ईवीएम को सील किए जाने से लेकर वोटिंग के दौरान आने वाली दिक्कतों से किस तरह ठीक करना है, इसका भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जो प्रशिक्षण प्रारंभ होगा जिसमें जितने भी पीठासीन अधिकारी हैं, पोलिंग फर्स्ट, पोलिंग सेकंड और पोलिंग थर्ड, ये जितने भी अधिकारी आएंगे उनको जितने भी हम लोग मास्टर ट्रेनर हैं, नोडल हैं, अफसर हैं, ये सब क्या करेंगे, जितने भी अधिकारी आएंगे उनको प्रशिक्षित करेंगे कि किस प्रकार से हमें मशीन इंस्टॉल करनी है, कैसे मशीन जोड़नी है, किस तरह की सावधानियां होंगी, वैलिड इनवैलिड क्या है, क्या क्या त्रुटियां होंगी, उन त्रुटि को हम कैसे दूर करेंगे, ये सब हम अपने इस ट्रेनिंग में अधिकारी को, जो चुनाव से जुड़े हुए अधिकारी हैं, उनको बताएंगे। पारदर्शिता के लिए हम पूरी तरह से, आप देख रहे होंगे, सील है, विभिन्न प्रकार की सील है, ताकि एजेंट भी वहाँ पर रहेंगे। एजेंट के सामने ये मशीन सील होगी ताकि कहीं पर भी कोई पारदर्शिता की कमी न रहे।
होली के मद्देनजर बाजारों में नकली मावे की खपत बढ़ जाती है। मिठाइयों के निर्माण में इस मावे को मिलाया जाता है, लिहाजा खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी अभियान शुरू कर दिया। हल्द्वानी में खाद्य सुरक्षा विभाग को बड़ी सफलता मिली। टीम ने बड़ी मात्रा में नकली मावा और पनीर बरामद किया। मुरादाबाद से हल्द्वानी की बस में ये मावा और पनीर रखवाया गया। फिलहाल जब से खाद्य सुरक्षा विभाग ने इस मावे को पकड़ा, तब से इसे क्लेम करने के लिए कोई नहीं आया। अभय सिंह के मुताबिक मावे की जांच करवाई जा रही है और जैसे ही इसके मालिक को पता चलेगा तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा अधिकारी देहरादून महोदय द्वारा हमें निर्देश दिया गया कि अपने जिले में सघन अभियान करके और जो बाहर से, खासकर जो बाहर से आ रहा है संदिग्ध पदार्थ, उस पर आप लगातार नज़र रखिए और चेकिंग करते रहिए। इसी क्रम में आज हमने सवेरे जो है लगभग 5.5-6 कुंटल के आसपास मावा पकड़ा है और 80 किलो पनीर पकड़ा है। अभी उसको क्लेम करने के लिए कोई नहीं आया है। अभी वो एक तरह से हम लावारिस उसको मान रहे हैं और वो तहसील परिसर में रखा हुआ है। कहाँ से लाया जा रहा था सर? ये मुरादाबाद से आया था। और एक जो पनीर है उसके बारे में पूरा पता नहीं है, क्योंकि वो ऐसी लावारिस हालत में रखा हुआ था बस स्टेशन में। भीमताल के एक निजी कॉलेज के छात्र द्वारा फंदे में झूलकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया। मौके पर पहुंची पुलिस छात्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भीमताल लाई, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। छात्र एक पीजी में रहता था और बीएससी अंतिम वर्ष के एग्जाम दे रहा था। सुबह पीजी के रूम में लगे फैन से छात्र का शव लटका हुआ दिखाई दिया। बता दें, छात्र के दोस्तों ने जब ये देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतारा और भीमताल सीएचसी अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पुलिस गई, वहाँ पर से बॉडी को लेकर यहाँ पर सीएचसी भीमताल में रखवाया। अभी पंचायतनामा हो गया, उसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बाकी जैसा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है उस हिसाब से अभी उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर पहुंचे, जहां सूत मिल परिसर हेलीपैड पहुंचकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जिसके बाद सीएम धामी जसपुर मंडी परिसर पहुंचे और करोड़ों रुपए की योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। वहीं जनता ने भी उनका फूलों की बारिश कर जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा, पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं मुख्यमंत्री ने मंच के माध्यम से जसपुर नगर पालिका परिषद के नए भवन का निर्माण किया ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। हमारा देश पिछले 10 सालों में आज दुनिया का सिरमौर बन गया है। आज देश के अंदर रहने वालों का सीना तो गर्व से चौड़ा है ही है, लेकिन विदेशों में रहने वाले जो भारतीय हैं उनका सीना भी गर्व से चौड़ा है। क्योंकि मैं पिछले दिनों इंग्लैंड गया था, मैं पिछले दिनों दुबई और अबू धाबी के इन्वेस्टर समिट के संबंध में इन्वेस्टरों को आमंत्रित करने के लिए गया था। वहां मैंने देखा किस प्रकार से आज हमारे देश का मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है। आज जो एक दूरी होती थी विकसित देशों के और भारत के बीच में, उस दूरी को समाप्त करने का काम, उस दूरी को कम करने का काम किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। लोकसभा का टिकट मिलने के बाद बीजेपी सांसद अजय टम्टा पहली बार लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। मानेश्वर में सांसद टम्टा का बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मानेश्वर से सांसद टम्टा को ढोल नगाड़े के साथ रोड शो के जरिए लोहाघाट लाया गया, जहां सांसद टम्टा ने लोहाघाट नगर में जनसंपर्क कर लोगों से जीत का आशीर्वाद लिया। इसके बाद लोहाघाट स्टेशन बाजार में पूर्ण विधि विधान के साथ चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। सांसद टम्टा ने भाजपा कार्यकर्ताओं और जनता के आशीर्वाद से 85% से ज्यादा मतों से जीत दर्ज करने का ऐलान किया। कि मेरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर जब मुझे जो अवसर मिला, चाहे पंचायतों से लेकर लोकसभा तक, हर जगह हमने इतिहास बनाने का काम किया है। आज भी ये इतिहास बना है। जहाँ जिस स्थान से आप मेरा वीडियो बना रहे हैं, यहाँ से टनकपुर जाने में हमको पहले 4 घंटे 4.5 घंटे लगते थे। आज हम 1.5 घंटे में, यहाँ से 1.25 घंटे में आप टनकपुर पहुँच। यहाँ से पिथौरागढ़ जाने में पहले 3.5 घंटे 3 घंटे लगते थे, 4 घंटे लगते थे। आज हम यहाँ से 1-1.5 घंटे में पिथौरागढ़ पहुँच। ये सारे काम जो हमारे हैं विकासकारी, और यहाँ तक कि हमारी पेयजल की योजनाएं घर घर तक जारी है। किसानों को किसान सम्मान मिल रहा है, जिसके घर में छत नहीं था उसको छत दिया है।
पहली बार टिकट डिक्लेयर होने के बाद अजय टमटा जी यहाँ पहुंचे हैं और निश्चित तौर पर उनको मैं तीसरी बार सांसद बनने की शुभकामनाएं देता हूं, ढेर सारी बधाई देता हूं कि जो वर्तमान माहौल चला है, जो आज जनता में जोश और खरोश, ये स्वतः आप देख रहे हैं। आज एक शॉर्ट नोटिस में एक कार्यक्रम सीधे पिथौरागढ़ जाने का था, कार्यालय का उद्घाटन होना था, लेकिन जनसमूह अपने आप में जुट गया है और निश्चित तौर पे इस बार जो मोदी जी के 400 पार का नारा है उसमें सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले अल्मोड़ा पिथौरागढ़ के सांसद का नाम। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा सहित 4 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान आज। चुनाव आयोग करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। 543 सीटों पर 7 फेज में हो सकती है वोटिंग। सीएम धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में ग्राम्य विकास और पलायन निवारण आयोग की 7वीं बार बैठक हुई आयोजित। मुख्यमंत्री ने पलायन रोकने के लिए बताई प्रभावी चिंतन की जरूरत। त्योहारों के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग सतर्क, कार्रवाई जारी। हल्द्वानी में भारी मात्रा में पकड़ा नकली मावा और पनीर। मुरादाबाद से रखवाया गया था बसों में। चुनाव आयोग के इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़े जारी करने के बाद सुर्खियों में आई सिलक्यारा सुरंग का निर्माण करने वाली नवयुग इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। कांग्रेस भाजपा में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू। और नैनीताल के भीमताल में निजी कॉलेज के छात्र ने की आत्महत्या। पीजी के रूम में पंखे से लटका मिला शव। बीएससी अंतिम वर्ष के दे रहा था पेपर। पुलिस जुटी मामले की जांच में। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।